नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेंद्र सिंह। हमारे YouTube चैनल उपन्यास कहानियां में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल का भाग 5। मठ पर गांव भर के मुखिया लोगों की पंचायत बैठी है। बालदेव जी को आज फिर भाखन देने का मौका मिला है, लेकिन गांव की पंचायत क्या है, पुरानी कचहरी के रामू मोदी की दुकान है। सभी अपनी बात पहले कहना चाहते हैं, सब एक ही साथ बोलना चाहते हैं। बातें बढ़ती जाती हैं और असल सवाल बातों के बवंडर में दबा जा रहा है। सिंह जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, उस दिन यदि हम घर में रहते तो खून की नदी बह जाती। कालीचरण चुप रहने वाला नहीं है। वाह रे, दरवाजे पर एक भले आदमी को बेइज्जत करना इंसान आदमी का काम है। तहसीलदार साहब कहते हैं, अस्पताल तो सबों की भलाई के लिए बन रहा है, इसमें सिर्फ हमारा ही फायदा नहीं होगा। ओवरसियर बाबू कह गए थे कि तहसीलदार साहब जरा मदद दीजिएगा, हम अपने मन से अगुआ नहीं बने हैं। तुम्हें बताओ खिलावन भाई। बूढ़े जोतखी जी भविष्यवाणी करते हैं, कोई माने या नहीं माने, हम कहते हैं कि एक दिन इस गांव में गिद्ध कौवा उड़ेगा। लक्षण अच्छे नहीं हैं, गांव का ग्रह बिगड़ा हुआ है। किसी दिन इस गांव में खून होगा, खून। पुलिस दरोगा गांव की गली गली में घूमेगा। और यह अस्पताल अभी तो नहीं मालूम होगा, जब कुएं में दवा डालकर गांव में हैजा फैलाएगा तो समझना। शिव हो शिव हो। बालदेव भाखन के लिए उठना चाहता था कि लक्ष्मी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पंच परमेश्वर। मानो बिजली की बत्ती जल उठी, सन्नाटा छा गया। सफेद मलमल की साड़ी के खूंट को गले में डालकर लक्ष्मी हाथ जोड़े खड़ी है। पंच परमेश्वर, लक्ष्मी। महंत साहब शून्य में हाथ फैलाकर टटोलते हुए कहते हैं, लक्ष्मी तुम चुप रहो। लक्ष्मी रुकी नहीं, कहती गई, जोतखी जी ठीक कहते हैं, गांव के ग्रह अच्छे नहीं हैं। जहां छोटी मोटी बातों को लेकर इस तरह झगड़े होते हैं, जहां आपस में मेल मिलाप नहीं, वहां जो कुछ ना हो वो थोड़ा है। गांव के मुखिया लोग ही इसके लिए सबसे बड़े दोषी हैं। सतगुरु साहब कहीं न, जहां मेल तहां सरग है। मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता है। मानुष जन्म पाकर परमारथ के बदले स्वार्थ देखें तो इससे बढ़कर क्या पाप हो सकता है। परमारथ में जो विघ्न डालते हैं वे मानुष नहीं। आप लोग तो शास्त्र पुराण पढ़े हैं, जग भंग करने वालों को पुराण में क्या कहा है सो तो जानते ही हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि सब कोई भेदभाव त्याग के एक होकर परमारथ के कार्य में सहयोग दीजिए। आप लोग तो जानते हैं, परमारथ कार्य देह धरो, यह मानुष जन्म अकारथ जाए। बस हाथ जोड़कर पंच परमेश्वर से विनय है, झगड़ा त्याग कर मेल बढ़ाइए। सतगुरु साहब गांव का मंगल करेंगे, आगे आप लोगों की मर्जी। लक्ष्मी बैठ गई। उसका चेहरा तमतमा गया है, गाल लाल हो गए हैं और कपाल पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। पंचायत में सन्नाटा छाया हुआ है, मानो जादू फिर गया हो। बालदेव जी का भाखन देने का उत्साह कम हो गया है। वो दोहा कवित्त नहीं जानता, शास्त्र पुराण भी नहीं पढ़ा है। जहल में चौधरी जी उसे पढ़ाया करते थे। तीसरा भाग में भारी बोझ नमक का लेकर एक गधा दुख पाता था के पास ही वो पढ़ रहा था कि चौधरी जी की बदली हो गई। उसी दिन से उसकी पढ़ाई भी बंद हो गई, लेकिन वह जरूर भाखन देगा। उसने लक्ष्मी की ओर देखा तो मानो नशे में उठकर खड़ा हो गया। प्यारे भाइयों, बोलिए एक बार प्रेम से, गांधी महात्मा की जय। यादव टोली के नौजवानों ने जय जयकार किया। प्यारे भाइयों, कोठारी साहब जितना बात बोली सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा दुखी हम है। हमारे कारण ही गांव में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हम तो सबों का सेवक है, हम कोई विद्वान नहीं है, शास्त्र पुराण नहीं पढ़े हैं, गरीब आदमी हैं, मूर्ख हैं, मगर महात्मा जी के प्रताप से, भारत माता के प्रताप से मन में सेवा भाव जन्म हुआ और हम सेवक का बाना ले लिया। आप लोगों को तो मालूम है, जयमंगल बाबू जो मिनिस्टर हुए हैं अपना दस्तखत भी नहीं जानते हैं। बहुत छोटी जात का है, वह भी गरीब आदमी थे, मूर्ख थे, मगर मन में सेवा भाव था और महात्मा जी उसको मिनिस्टर चुन लिए। महात्मा जी कहीं न, वैष्णव जन तो उसे कहते हैं जो पीर पराई जानता है रे। मोमेंट में जब गोरा मिलिट्री हमको पकड़ा
तो मारते मारते बेहोश कर दिया। पानी मांगते थे तो मुंह में पेशाब कर दिया था। बालदेव जी का भाषण शुरू होते ही पंचायत में फिर कानाफूसी शुरू हो गई थी। राजपूत टोली के लोग और भी जोर जोर से बात करने लगे थे। बालदेव के भाषण के इस रोमांचक अंश ने जरा असर किया। मुंह में पेशाब करने की बात सुनते ही पंचायत में फिर सन्नाटा छा गया। बालदेव ने झट अपनी कमीज खोल ली। चारों ओर घूमकर पीठ दिखाते हुए उसने अपना भाषण जारी रखा। आप लोगों को विश्वास नहीं हो तो देख सकते हैं। अरे बाप, चीता बाघ की तरह देह हो गया है। धन्य है। देखिए आप लोग, यादव टोली का एक नौजवान कहता है, हम लोग गांधी जी का जय करते हैं तो आप लोगों के कान में लाल मिर्च की बुगनी पड़ जाती है। देखिए, अरे भाई, ये सब महात्मा जी का प्रताप है। कौन कह सकता है जब गुड़ गंजन सहे तो मिश्री नाम धराए। लेकिन प्यारे भाइयों, हमने भारत माता का नाम, महात्मा जी का नाम लेना बंद नहीं किया। तब मिलिट्री ने हमको नाखून में सुई गड़ाया, तिस पर भी हम इस बेस नहीं किया। आखिर हार कर जेलखाना में डाल दिया। आप लोग तो जानते ही हैं कि सुराजी लोग जेल को क्या समझते हैं। सुराजी मतलब स्वराज्य, जेहल नहीं ससुराल। यार, हम ब्याह करने को जाएंगे, मगर जेहल में अंग्रेज सरकार हम लोगों को तरह तरह की तकलीफ देने लगा। भात में कीड़ा मिला देता था, घास पात की तरकारी देता था। बस हम लोगों ने भी अनशन शुरू कर दिया। प्यारे भाइयों, 5 दिन तक एकदम निराहार अनशन करके उसके बाद कलेक्टर, एसपी, जज सब आया, मांग पूरा कर दिया। खाने को दूध हलवा दिया। हम लोग बोले, दूध हलवा अपने बाल बच्चों को खिलाओ, हम लोगों को बढ़िया चावल दो। सो प्यारे भाइयों, सेवा शर्त जब हम लिया है, सेवा व्रत जब हम लिया है, तो इसको छोड़ नहीं सकते। अंधी होकर पुलिस चलावे पर डंडों की परवाह नहीं। आप लोग अपने गांव में सेवा नहीं करने दीजिएगा तो हम चन्नट पट्टी चले जाएंगे। वहां आश्रम है, घर घर चरखा करघा चलता है, घर घर में औरत मर्द पढ़ते हैं। महात्मा जी, जवाहिर लाल, राजेंद्र बाबू और दूसरे बड़े बड़े लीडर लोग साल में एक बार जरूर आते हैं। चौधरी जी हमको बार बार खबर भेज देते हैं, बालदेव अपने गांव में चले आओ। हम कहें कि चौधरी जी आप हमारा गुरु हैं, आपका वचन हम नहीं काट सकते, लेकिन अपना गांव तो उन्नति कर गया है। जो गांव उन्नत नहीं किया है हम वही सेवा करेंगे। हम मेरीगंज को चंदन पट्टी की तरह बनाना चाहते हैं। हम अपने गांव में झाड़ू देंगे, मैला साफ करेंगे। हम लोगों का सब किया हुआ है। महात्मा जी खुद मैला साफ करते थे। जहां सफाई रहती है वहां का आदमी भी साफ रहता है, मन साफ रहता है। साहेब लोगों को देखिए, उनके देश का गाछ बिरिछ भी साफ रहता है। कोठी के बगीचे में कलेक्टर की गाछ को देखिए, एकदम बगुला की तरह उजला है। लेकिन आप लोग हमको नहीं चाहते तो हम चले जाएंगे। आप लोगों को विश्वास नहीं हो, जो पढ़ना जानते हो इस चिट्ठी को पढ़ लीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। टैप में छापी किया हुआ है, 2 साल पहले की चिट्ठी है। कौन पढ़ेगा? बड़े मौके से सभी स्कूलिया अंग्रेजिया लोग भी घर में ही हैं। पढ़ो जी कोई। खिलावन ने अपने लड़के सकलदीप से कहा, जाओ पढ़, लेकिन यह बड़ा शर्मीला है। हरगौरी पढ़ो जी। पासवान टोले के रामचंद्र का भतीजा मेवालाल उठकर खड़ा हुआ, बालदेव के हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगा। जरा जोर से पढ़ो, गला साफ कर लो, थर थर क्यों कांपते हो? सेवा में बालदेव सिंह जी महाशय, आपको विदित हो कि कस्तूरबा स्मारक निधि की एक अस्थायी कमेटी गठन करने के लिए कांग्रेस जनों की एक विशेष बैठक तारीख 8/12/45 को पूर्णिया धर्मशाला में होगी। इस बैठक में बिहार के भूतपूर्व प्रीमियर भी उपस्थित रहेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में आपकी उपस्थिति आवश्यक है। आपका विश्वनाथ चौधरी। अरद भी समझा दो मेवालाल। अरे नहीं, अरद क्या समझाएगा? टैप में छापी किए हुए खत का अब अरद समझाएगा? चौधरी जी भी बालदेव जी से राय लिए बिना कुछ नहीं करते हैं। ये अपने गांव का भाग है कि बालदेव जी जैसा हीरा आदमी यहाँ आकर रहते हैं। अपना गांव भी अब सुधर जाएगा जरूर। सुनो, सिंह जी क्या कहते हैं? बालदेव, तुम यहाँ से चले जाओगे तो यह मेरीगंज गांव का दुर्भाग्य होगा, शर्म की बात होगी। गांव में तो लड़ाई झगड़े लगे ही रहते हैं। 2 हंडी एक जगह रहें तो ढनमन होना जरूरी है।
तुम लोगों का काम है गांव में मेल मिलाप बढ़ाना, गांव की उन्नति करना। इसमें जो बाधा डालता है वह अधर्मी है। तुम लोग देश के सेवक हो। खल और कुटिल लोगों को सुमार्ग पर चलाना तुम ही लोगों का काम है। गुसाई जी ने रामायण में पहले खल और कुटिल की ही वंदना की है। तुम गांव से मत जाओ। तहसीलदार साहब और हम तो छोटे बड़े भाई हैं। बचपन से साथ खेले कूदे, लड़े झगड़े और फिर मिल गए। आओ जी तहसीलदार भाई, लोग तो हम लोगों के खानदान को बदनाम करते ही हैं कि कायस्थ और राजपूत ने मिलकर महारानी चंपावती के स्टेट को ही पार कर दिया। अब हम लोग एक बार फिर मिल जाएं। सिंह जी ने अपना लंबा चौड़ा वक्तव्य समाप्त करते हुए पंचायत में बैठे हुए लोगों की ओर देखा। पंचायत में जोर का ठहाका पड़ा। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एकदम बम भोलानाथ हैं सिंह जी। मन में कोई 7-5 नहीं रखते, सादा दिल के आदमी हैं। सिंह जी ने तहसीलदार को हाथ पकड़कर उठा लिया। दोनों गले मिलने लगे। बोलिए एक बार प्रेम से, गन्ने महात्मा की जय। जय जय। अब भंडारा जमेगा। 2 दिन से तो ऐसा मालूम होता था कि लोगों के पत्तल में परोसी हुई पूरी जलेबी अब गई तब गई। उस दिन कीर्तन और नाच करेंगे। अगमू चौकीदार क्या कहता था? महात्मा जी का झंडा पत्तखा नहीं उड़ाना होगा, वह मार खाएगा। आप उसको कहो अपने नाना दरोगा साहब से पूछे कि राज किसका है। अनशन करने से लाट, हाकिम, कलेक्टर सब डर जाता है। सारी पंचायत में 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनके ऊपर मेल मिलाप की खुशी का उल्टा असर हुआ है। खिलावन सिंह यादव को सिंह ने जिस चालाकी से एक किनारे किया है, इसे कोई नहीं समझ पाए, लेकिन खिलावन ने सब समझ लिया। खिलावन की चर्चा भी नहीं की सिंह ने। और तहसीलदार को तो देखो, तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। लड़ाई झगड़ा यादव टोली से था और गले मिले तहसीलदार जी। खिलावन को सड़वर्षा नहीं समझना, सब चालाकी समझते हैं। दुनिया की ज्ञान गुदड़ी बघाड़ता है बालदेव, मगर इतना भी समझ में नहीं आया कि सिंह तहसीलदार से क्यों मिल रहा है। मेल मिलाप तो यादव टोली के मुखिया से होना चाहिए। सुराजी होने से क्या हुआ, जात स्वभाव नहीं छूटते। इतना मान आदर से अपने यहाँ रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं और समय पड़ने पर सब धान 22 पसेरी। जोतकी जी खिलावन के चेहरे को देखकर ही सब कुछ समझ लेते हैं। मोटी चमड़ी पर असर हुआ है। खिलावन बाबू, सकलदीप बबुआ की जन्मपत्री काशी जी से बनकर आ गई क्या? जरा एक बार हम भी देखते। आज तक हम जो गणना किए हैं उसको काशी के पंडितों ने भी कभी नहीं काटा। कल सुबह में आइएगा जोतकी काका। आप तो बहुत दिन से आए भी नहीं हैं। सकलदीप तो हाई स्कूल में संस्कृत भी पढ़ता है, जरा आकर देखिएगा तो संस्कृत में उसका जेहन कैसा है। ठीक दोपहर से पंचायत की बैठक शुरू हुई, शाम को खत्म हुई। बहुत दिन बाद गांव भर के लोग पंचायत में बैठे थे। बहुत दिन बाद फिर मेल मिलाप हुआ। कल ही भंडारा है। सुबह से ही अस्पताल के सामने जमीन को साफ करके जाफरा से घेरना होगा, शामियाना टांगना होगा, सजाना होगा। हलवाई लोग सुबह से ही आ जाएंगे। आजकल दिन छोटा होता है। विजय होते होते शाम हो जाएगी। डॉक्टर साहब को लाने के लिए 4 बैलगाड़ियां जाएंगी ट्यूशन। भैंस चरमन बाबू ने बालदेव से कहा है कल भोर को ही अस्पताल में सब कोई जमा होंगे, काम का बंटवारा होगा। इतने बड़े भोज को संभालना खेल नहीं। सब बारी बारी से महंत साहब को साहेब बंदगी करके विदा हुए। बालदेव जी को महंत साहब ने रोक लिया है। बालदेव बाबू, तुम जरा ठहर जाना, कल फिर समय नहीं मिलेगा। अभी एक बार हिसाब किताब कर लेना अच्छा होगा। थोड़ी देर बैठ के बीजक बांचो, हम डोल डाल से हो आए। कहाँ हो रामदास? गंगा सागर में जल भर दो। बालदेव धूनी के पास बैठकर बीजक के पन्ने उलटता है। बीजक बतावे वित्त को, जो वित्त गुप्ते होए। शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला कोय। लक्ष्मी लालटेन जलाकर सामने रख गई। अक्षर स्पष्ट हो गए। संतों सारे जग बौराने। लक्ष्मी के शरीर से एक खास तरह की सुगंध निकलती है। पंचायत में लक्ष्मी बालदेव के पास ही बैठी थी। बालदेव को रामनगर मेला के दुर्गा मंदिर की तरह गंध लगती है। मनोहर सुगंध, पवित्र गंध। औरतों की देह से तो हल्दी, लहसुन, प्याज और घाम की गंध निकलती है। मित्रों, आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल का भाग 5। आगे प्रस्तुत है मैला आंचल उपन्यास का भाग 6।
बलदेव जी को रात में नींद नहीं आती है। मठ से लौटने में देर हो गई थी। लौटकर सुना खिलावन भैया की तबीयत खराब है, आंगन में सोए हैं। यदि कोई आंगन में सोया रहे तो समझ लेना चाहिए कि तबीयत खराब हुई है, बुखार हुआ है या सर्दी लगी है अथवा सर दर्द कर रहा है। जिसकी आंगन वाली ही नहीं वो आंगन में क्यों सोएगा। आंगन में सोने का अर्थ है आंगन वाली के हाथों की सेवा प्राप्त करना। खाने के समय भौजी से मालूम हुआ पेट में बाय हो गया है। कड़वा तेल लगाकर पेट ससारते समय गों गों बोलता था। भौजी भी बहुत अनमनी थी और दिनों की तरह बैठकर बातें नहीं की भौजी ने। भौजी बरोसी के पास बैठकर हुक्का पीती रहती थी। बालदेव जेल की गप सुनाता रहता। बालदेव जी आज पंचायत की गप भौजी को सुनाते, लेकिन आज गप जमाने का लक्षण नहीं देखकर बालदेव जी सोने चले आए। नींद नहीं आती है। जेल की बीटी का कंबल आज बड़ा गड़ रहा है। खद्दर की धोती मैली हो जाने पर बहुत ठंडी हो जाती है। बार बार लक्ष्मी दासिन की याद आती है। आते समय कह रही थी आज यहीं प्रसाद पा लीजिए बालदेव जी। प्रसाद, लक्ष्मी के शरीर की सुगंध। आज माँ की भी याद आती है। गांव के लोग बालदेव को टुरवा कहते थे। टुरवा यानी अनाथ। सुनकर माँ बहुत गुस्सा होती थी। बाप के मरने से कोई टूअर नहीं होता। बाप मरे तो कुंवर, माँ मरे तब टूअर। मेरा बालदेव तो कुंवर है, मेरा बालदेव टूअर नहीं। ऐसा लगता है माँ ने अभी तुरंत ही पीठ सहलाई है। माँ के मरने के बाद बालदेव बहुत दिन तक अजोधी भगत की भैंस चराता था। अजोधी भगत की याद आते ही बलदेव की देह सिहर उठती है। कैसा पिशाच था बुढ़ा। बूढ़ी तो और भी खटास थी। खेक सियारी की तरह हरदम खेक खेक करती रहती थी। दिन भर भैंस चराकर आने के बाद बालदेव की उंगलियां भगत की देह टीपते टीपते दर्द करने लगती थी। आंखें नींद से बंद हो जाती थी, लेकिन जरा भी ऊँघे कि चटाक। उस बूढ़े के उंगलियों की चोट बड़ी बड़ी कड़ी होती थी। बालदेव ने बचपन से ही मार खाई है, थप्पड़, छड़ी और लाठी की मार। शायद सूखी चमड़ी की चोट ज्यादा लगती है, लेकिन रूपमती का कलेजा मोम का था। वैसे बेदर्द माँ बाप की बेटी वैसी दयालु कैसे हुई, समझ में नहीं आता है। बूढ़े बूढ़ी को रात में नींद नहीं आती थी। आध पहर रात को ही भैंस चराने के लिए जगा देता था। आध पहर रात होते ही पीपल के पेड़ पर उल्लू अपनी मनहूस बोली में कचकचा उठता था और इधर बूढ़ा ठीक उसी तरह की आवाज में चिल्ला उठता, रे टुरवा, भोर हो गई, भैंस खोल। रूपमती कभी टुरवा नहीं कहती थी। छोटा सा नाम बल्ली उसी का दिया हुआ है। 4 सेर सुबह और 3 सेर शाम को दूध होता था, लेकिन बुढ़िया कभी सितुआ भर घोल भी नहीं खाने देती थी। रूपमती रोज चुराकर भात के नीचे दूध की छाली रख देती थी। बूढ़ा बूढ़ी का जमाया हुआ पैसा आखिर डकैत ही ले गए। इस बार रूपमती को देखा था। बहुत दिन बाद ससुराल से आई थी। 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी ठीक रूपमती जैसी है, ठीक वैसी ही हंसी। याद आती है माए जी की। माए जी राम किशन बापू की स्त्री। पहले पहल सभा हुई थी चंदन पट्टी में। सभा में राम किशन बाबू, उनकी स्त्री चौधरी जी और तिवारी जी आए थे। अलबत्त रूप था राम किशन बाबू का। बड़ी बड़ी आंखें, भाखन देते थे जैसे बाघ गरजे। सुनते हैं जब वकालत करते थे तो बहस करने के समय पुरानी कचहरी की छत से पलस्तर झड़ने लगता था। क्या मजाल कि हाकिम उनके खिलाफ राय दे दें, लेकिन महात्मा जी का उपदेश सुनकर एक ही दिन में सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। स्त्री के साथ गांव गांव घूमने लगे। माए जी के पांव की चमड़ी फट गई थी। लहू से पैर लथपथ हो गए थे, लाल उड़हुल। माए जी का दुख देखकर, राम किशन बाबू का भाखन सुनकर और तिवारी जी का गीत सुनकर वो अपने को रोक नहीं सका था। कौन संभाल सकता था उस टान को। लगता था कोई खींच रहा है। गंगा रे जमुनवा की धार, नयनवा से नीर बही, फूटल भरतिया के भाग, भारत माता रोए रही। माए जी के पांव की चमड़ी फट गई थी। भारत माता रो रही थी। वह उसी समय राम किशन बाबू के पास जाकर बोला था, मेरा नाम सुराजी में लिख लीजिए। उसी दिन की सभा में 3 आदमियों ने नाम लिखाया था, बालदेव, बावनदास और चुन्नी गुसाई। चौधरी जी उसे जिला ऑफिस में ले आए थे। माए जी बराबर ऑफिस आती थी, कभी गुस्सा होते नहीं देखा माई जी को।
जब बोलती थी तो हंसकर। एक बार देहात से लौटते समय उसको बुखार हो गया था। देह जल रही थी, सिर फटा जा रहा था, कोई होश नहीं। रात में आंख खुली तो जी बड़ा हल्का मालूम हुआ। कैसे हो बालदेव भाई? कौन, बावन? गर्दन उल्टाकर देखा, माई जी पास ही कुर्सी पर बैठी हुई हैं। कैसे हो बोलो? बुखार था तो देहात क्यों गया था? सो माथे पर हाथ रखते हुए माई जी बोली थी, बुखार उतर गया है। माई जी के हाथ रखते ही नींद आ गई थी। दूसरे दिन बावन दास ने कहा, माई जी को जैसे ही मालूम हुआ कि तुमको बुखार है, वैसे ही मुझे लेकर ऑफिस आई। जंतर लगाकर बुखार देखते ही चिल्लाने लगी। जंतर यानी थर्मामीटर। पानी लाओ, पंखा दो। उसी समय से माथे पर पानी की पट्टी देती रही, 12 बजे रात तक। भगवान भी कैसे हैं, अच्छे आदमी को ही अपने पास बुला लेते हैं। 2-3 साल के बाद ही राम किशन बाबू एक ही दिन के बुखार में स्वर्गवास हो गए। हे भगवान, उस दिन माया जी की ओर कौन देख सकता था? देखने की हिम्मत नहीं होती थी। माया जी का उस दिन का रूप, गंगा रे जमुनवा की धार, नयनवा से नीर बही, होटल भरतिया के भाग, भारत माता रोए रही। सचमुच सबों के भाग फूट गए। श्राद्ध के दिन से जिला ऑफिस का नाम हो गया राम किशन आश्रम। श्राद्ध के दूसरे दिन ही माया जी काशी जी चली गई। गाड़ी पर चढ़ने के समय पैर छूकर जब प्रणाम करने लगा था तो माया जी एकदम फूट फूट कर रो पड़ी थी, ठीक देहाती औरतों की तरह। बावन दास को माया जी ठाकुर कहती थी, हमार ठाकुर रे। धरती पर लौटते हुए बावन दास को उठाते हुए माया जी बोली थी, महात्मा जी पर भरोसा रखो, वह सब भला करेंगे। महात्मा जी का रास्ता कभी मत छोड़ना। पता नहीं माया जी कहाँ हैं। आंसू की गर्म बूंदें बालदेव की बाह पर ढुलक कर गिरी। माँ रूपमती, माया जी और लक्ष्मी दासिन। माया जी जैसा ही लक्ष्मी भी भाखन देना जानती है। लक्ष्मी भाखन दे रही है। विशाल सभा, जहां तक नजर जाती है आदमी ही आदमी दिखाई पड़ते हैं। बांस के घेरे को तोड़कर लोग मंच की ओर बढ़े आ रहे हैं। मंच पर बालदेव की बगल में लक्ष्मी बैठी हुई है। लक्ष्मी के भी पैर की चमड़ी फट गई है। मंच की सफेद चादर पर लहू की बूंदें टप टप गिर रही हैं। लक्ष्मी भाखन दे रही है। कौन? हरगौरी। हरगौरी लक्ष्मी के गले में माला डालने के लिए आगे बढ़ रहा है। लक्ष्मी माला नहीं पहनती है, माला लेकर बलदेव को पहना देती है। गेंदे के फूलों की माला। फूल से लक्ष्मी के शरीर की सुगंधी निकलती है। भीड़ मंच की ओर बढ़ जाती है। हरगौरी आगे बढ़ाया है, लक्ष्मी को पकड़ रहा है। बालदेव चिल्ला रहा है, लेकिन आवाज नहीं निकल रही है। लोग हल्ला कर रहे हैं। बहुत जोर लगाकर बालदेव चिल्लाता है, हरगौरी बाबू, गन्नी महात्मा की जय जय। बालदेव हड़बड़ाकर उठता है, आंखें मलते हुए बाहर निकल आता है। सवेरा हो गया है। गांव भर के नौजवानों को बटोर कर जुलूस बनाकर कालीचरण जय जयकार करता हुआ जा रहा है। वाह रे कालीचरण, बुद्धिमान है, बहादुर है और बुद्धिमान भी। ये प्रोग्राम कब बनाया था? प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम। रात में ही शायद। जरूर मेरीगंज भी चन्नन पट्टी की तरह नाम करेगा। और भोर का सपना? खिलावन भैया की तबीयत कैसी है? तुम रात में कब लौटे? कहाँ देर हुई? सिपहिया टोली में कायस्थ राजपूत की जोड़ी मिल गई, अब क्या है, सुराज हो गया। लेकिन भाई बालदेव, हम ठहरे सीधे साधे आदमी, कलिया पर नजर रखना, उसमें और भी बहुत गुण है, सो तो तुमको मालूम ही हो जाएगा। किसी किस्म का उपद्रव करेगा तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। पीछे यादव टोली के मुखिया के ऊपर बात नहीं आवे। हाँ भाई, हाँ भाई, कायस्थ और राजपूत का क्या विश्वास। खिलावन किसके ऊपर अपने दिल का बुखार उतारे समझ नहीं पा रहा था। भैंस चरवाहा भैंस दूहने के लिए बर्तन ले आया था। खिलावन आज भी अपने ही हाथों से भैंस दूहता है। उसका कहना है भैंस के धन में 4 आदमी के हाथ लगे कि भैंस सूखी। चरवाहा पर बिगड़ पड़ा। साला अभी भैंस थिराई भी नहीं, दूहने के लिए हल्ला मचा रहा है। पूड़ी जलेबी क्या अभी ही बट रही है, जीभ से पानी गिर रहा है। प्रणाम जोतकी काका। जोतकी जी कान पर जनेऊ टांगे, हाथ में लोटा लटकाए इनारे की ओर जा रहे थे। खिलावन ने टोका,
आइए यहीं पानी मंगवा देते हैं। खिलावन बाबू, गांव में तो सुराज हो गया, देखते हैं। अच्छा अच्छा, देखिएगा गांव के लौंडे सब आज फुच फुच कर रहे हैं। क्षुद्र नदी चल भरी उतराई, जस थोरे धन खल बोराई। ऐसा ही सिमरबनी में भी हुआ था। हमारे मामा का घर सिमरबनी में ही है। आज से 10-12 साल पहले की बात कहते हैं। हम मामा के यहाँ गए थे। मामा के बड़े पुत्र का यज्ञोपवीत था। प्रातः काल उठ के देखते हैं कि गांव भर के लौंडे इसी तरह झंडा पतक्खा लेकर इनकलास जिंदा बाग करते हुए गांवों में घूम रहे हैं। मामा से पूछा, मामा क्या बात है? तो मामा बोले कि गांव के सभी लड़कों ने वोल्टियरी में नाम लिखा लिया है। वोल्टियरी यानी वाल्टियर। इनकलास जिंदा बाग का अर्थ है कि हम जिंदा बाग हैं। जिंदा बाग भी उसी शाम को देखा। स्कूल में पश्चिमी कांग्रेसी तिवारी नीमक कानून बनाने वाला था। बड़े बड़े चूल्हे पर कड़ाहियों में चिकनी मिट्टी और पानी डालकर खौला रहे हैं। खूब गीत नाद झंडा पतक्खा। पूछा कि यह क्या है भाई? तो कहा कि नीमक कानून बन रहा है। हम भी खड़ा होकर तमाशा देखने लगे। इसी समय हल्ला हुआ, दरोगा आ रहा है। स्कूल के हाथा से एक टोपा वाला और 4-5 लाल पगड़ी वाला निकला। बस फिर क्या था, जिंदा बाघ आ गया। जो जिस मुंह से खड़ा था उधर ही भागा। एक दूसरे के ऊपर गिर रहा है। कहाँ झंडा, कहाँ पतक्खा और कहाँ इनकलास जिंदा बाघ। दरोगा साहब तिवारी को पकड़ ले गए। इसके बाद गांव के घर घर में घुसकर खन्ना तलाशी। गांव के सभी जिंदा बाघ मांद में घुस गए। सुनने में आया कि जब कांग्रेसी राज हुआ तो फिर घर घर में वोल्टियर घर घर आने लगा। फिर इनकलास जिंदा बाघ। पुलिस दरोगा को देखकर और जोर से चिल्लाते थे सब, लो भाई चिल्लाओ, तुम्हारा राज है अभी। पुलिस दरोगा मन ही मन गुस्सा पीकर रह गए। पिछले मोमेंट में जिंदा बाघों ने जोश में आकर अड़गड़ा जला दिया, कलाली लूट लिया। दूसरे ही दिन 4 लॉरी में भर के गोरा मिलिट्री आया और सारे गांव में जला पका लूट पीट कर ही घंटा में ठंडा कर दिया। 50 आदमी को गिरफ्त किया। 2 को तो मारते मारते बेहोश कर दिया। एक को किरीच भोंक दिया। अंग्रेज बहादुर से यही दुग्गी तिग्गी लोग पार पाएंगे। बड़ा बड़ा घोड़ा बहा जाए, नट घोड़ी पूछे कितना पानी। अंग्रेज बहादुर ने अभी फिर ढील दे दिया। सब उछल कूद रहे हैं। इस बार बिगड़ेगा तो खोप सहित कबूतराए। नहीं जोतखी काका, अब ऐसा नहीं हो सकता। बालदेव इससे आगे नहीं सुन सका। पिछले मोमेंट में सरकार का छक्का छूट गया है। सिमरबनी के बारे में आप जो कह रहे हैं, सो आप इधर सिमरबनी गए हैं? नहीं? तब क्या देखिएगा, एक बार वहां जाकर देखिए। अस्पताल, स्कूल, लड़की स्कूल, चरखा सेंटर, रायबरेली यानी लाइब्रेरी। क्या नहीं है वहां? घर घर में ABCD पास। शिवानंद बाबू को जानते हैं? उनका बेटा रामानंद हम लोगों के साथ जेल में था, अब हाकिम हो जाएगा, पक्की बात। खिलावन भी कुछ कहना चाहता था कि चरवाहे ने पुकारा, पांडा भैंसा पी रहा है। खिलावन भैंस धोने चला गया। बालदेव के पास बेकार बहस करने के लिए समय नहीं है। गांव में जय जयकार हो रहा है। गन्ने महात्मा की जय।